नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस थर्ड करवाए थे, जिसमें आपने देखा था कि ऐसे वाक्य जिसमें किसने या कौन शब्द आता है उसका अनुवाद आप कैसे करेंगे। और उस दौरान हमने उन वाक्यों के इंट्रोगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव को भी अनुवाद करना सीख लिया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले वाक्यों को लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये देखिए, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतिम चरण में पहुंचते हुए इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहुंचते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव दोस्तों वो वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और वाक्य नकारात्मक भी होता है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों बातें होती हैं। जैसे कि कोई सवाल है कि एक एग्जाम्पल ऐसे ही हिंदी में ही समझ लेते हैं कि राम स्कूल क्यों नहीं गया। अगर केवल कहते राम स्कूल क्यों गया तो यह केवल क्या था, प्रश्नवाचक था। लेकिन अगर कह रहे हैं कि राम स्कूल क्यों नहीं गया, इसका मतलब क्या है, यह प्रश्नवाचक भी है और यह नकारात्मक भी है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे वाक्यों को कहते हैं और आप इससे परिचित भी हैं शायद, क्योंकि इसके पहले के वाक्यों में हमने पहले के टेंसेस में इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले भी करवाए थे वाक्य। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इसमें इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तो उसको कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे। लेकिन उसके पहले किस प्रकार के इंट्रोगेटिव का निगेटिव हम किस प्रकार बना रहे हैं, उनको नियमों को भी हमने समझना है। तो देखिए, जैसे एक सिंपल सा हम लें कि जैसे कि एक वाक्य होता था कि क्या राम स्कूल गया। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था दोस्तों। लेकिन अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा तो दो तरीके से बन सकता है। एक, क्या राम स्कूल नहीं गया। एक ये प्रश्न हो सकता है। या कह सकते हैं कि राम स्कूल क्यों नहीं गया। दोनों तीनों केस में देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। और ये जो है ये केवल इंट्रोगेटिव है, केवल प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है। और ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव है जिसमें क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का अनुवाद मैं कर दूं। जैसे कि आप इससे तो परिचित हैं ही कि क्या राम स्कूल गया, तो इसको आप कैसे अनुवाद करते थे। पहले डिड लिखते थे, डिड फिर सब्जेक्ट लिखते थे राम, डिड राम गो टू स्कूल। इसका अनुवाद कुछ ऐसे करते थे, है ना। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है कि क्या राम स्कूल नहीं गया, तब डिड राम नॉट गो टू स्कूल। इसके लिए दोस्तों रूल क्या है, रूल ये है कि जो आपका वर्ब है उसके पहले आप नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड राम नॉट, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपने क्या प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर है राम स्कूल क्यों नहीं गया, तो देखिए अगर ये वाक्य होता कि राम स्कूल क्यों गया, तब आप अनुवाद क्या करते, वाई डिड राम गो टू स्कूल। लेकिन यहाँ पर है क्या, राम स्कूल क्यों नहीं गया, तो इसका क्या अनुवाद हो जाएगा, वाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल। अब इसको आप ऐसे ही समझिए। भी इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें कि जैसे कि जो पहला केस है
इंट्रोगेटिव का जो हमने आपको पहला केस करवाया था, उसमें देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए केस फर्स्ट, इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पहला केस है दोस्तों, और इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसा कि हमने अभी कहा, क्या राम स्कूल नहीं गया, ठीक है, ये है। क्या तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है, क्या तुमने खाना नहीं खाया। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए क्या शब्द है, यानी ये पहला केस है। क्या शब्द वाक्य प्रारंभ में आ रहा है, तो पहला केस है, और ये निगेटिव भी है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिड यू, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड यू नॉट ईट फूड। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपने किया है, और हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब जब आप डिड का प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य में आप जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और दूसरा केस भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। दूसरा केस के मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर है, देखिए ये केस फर्स्ट था। अब देखिए केस सेकंड का स्ट्रक्चर, केस सेकंड का। तो केस सेकंड का जैसे कि एग्जाम्पल होता है कि जैसा कि हमने अभी आपको लिखाया था कि राम स्कूल क्यों नहीं गया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा था, WH टाइप वर्ड लिखा था, ठीक है, प्लस डिड लिखा था, प्लस वाई डिड सब्जेक्ट लिखा था, प्लस नॉट लिखा था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों सेकंड केस का स्ट्रक्चर। इस पर आधारित एक उदाहरण देखिए। जैसे कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र क्यों नहीं स्वीकार किया। क्यों नहीं स्वीकार किया। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है इसको जब आप पढ़ते हैं तो देखिए किया शब्द आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों शब्द देखिए वाक्य के कहीं बीच में आ रहा है, और इसलिए इसका अनुवाद इस सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर आप करेंगे। और नहीं शब्द भी देखिए आ रहा है, यानी ये जो है सेकंड जो है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, केस इंट्रोगेटिव निगेटिव का केस सेकंड है। तो आप इस पर आधारित, इस स्ट्रक्चर पर आधारित आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है ना। तो ये क्या है, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य ने एक्सेप्ट नहीं किया या किया जो भी है, तो सब्जेक्ट कौन है, प्रधानाचार्य। अब वर्ब क्या है, एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। ये देखिए स्वीकार करना ये वर्ब है। तो दो महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अब इसका आप अनुवाद कर सकते हैं, इस पर आधारित स्वयं से कीजिए, वीडियो को रोक करके आप स्वयं से कीजिए, मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई डिड द प्रिंसिपल नॉट accept your application। ये दोस्तों ये दूसरा केस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और बिल्कुल ये जो है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते थे
एकदम वैसे ही है, केवल देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं, वाइड, ये देखिए यहाँ पर आप जो है सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यही इतनी बात ध्यान देने की है। तो जो केस फर्स्ट में भी आपने यही परिवर्तन किया था स्ट्रक्चर में, और केस सेकंड में भी। अगर आपका इंट्रोगेटिव का अच्छा प्रैक्टिस है तो इसको सीखने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और इसीलिए आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम जो है तीनों प्रकार के वाक्यों को लेकर के चलेंगे। शुरू में आपको एक एक उदाहरण और एक एक जो है स्ट्रक्चर पर एक एक उदाहरण मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। इसके बाद एक तरफ से मिसलेनियस टाइप के जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ चलेंगे, तो उसको आपको देखना होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ये वाई डिड द प्रिंसिपल, ये सब्जेक्ट है, नॉट का प्रयोग, फिर एक्सेप्ट ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, योर एप्लीकेशन ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप नोट कीजिए और मैं केस थर्ड भी आपको दिखाता हूँ। केस थर्ड, चलिए इसको हटा दें। तो तीसरा केस दोस्तों होता है वैसे वाक्य जिसमें किसने या कब किसने या कौन शब्द आता है ना, वही इंट्रोगेटिव का तीसरा केस होता है। और उस केस में अगर वो केस निगेटिव हो जाए तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखिए जो इंट्रोगेटिव का केस थ्री था, इंट्रोगेटिव का जो केस थ्री था उसमें उसका पहले सिंपल सा एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जो निगेटिव ना हो, केवल इंट्रोगेटिव हो, तब आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर में लिख दूं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हु प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा दोस्तों। लेकिन चूंकि अब रिकॉल करने के लिए मैं आपको पुराना वाला भी याद दिला दूं। जैसे कि एक वाक्य हुआ करता था इंट्रोगेटिव निगेटिव में कि तुमसे या किसने तुमसे तुलना की। मान लीजिए ये वाक्य था, या किसने तुमसे तुलना की है, तुमसे किसने तुलना की, जो भी है तो ये कौन है ना, किसने या कौन शब्द आ रहा है और इसके लिए आप हु का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप पहले क्या करते थे, हु कंपेयर विद यू, ये हु कंपेयर विद यू, तुमसे किसने तुलना की। तो ये जो कंपेयर शब्द है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वर्ब का आप क्या सॉरी कंपेयर यहाँ पर लिखते थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म का आप प्रयोग करते थे जब नॉट का प्रयोग नहीं होता था। अब लेकिन केस चेंज हो रहा है, अब इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होता जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जब आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे तो देखिए डिड नॉट का भी आप प्रयोग करेंगे, और जब डिड का प्रयोग आएगा दोस्तों तो देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए उदाहरण देखिए, इसी उदाहरण को अगर हम चेंज कर दें, इसी उदाहरण को अगर हम चेंज कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं किसने तुमसे तुलना नहीं की। अब देखिए किसने तुमसे तुलना नहीं की, इसका अनुवाद देखिए क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट कंपेयर विद यू। देखिए दोस्तों जैसे ही हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला वाक्य लिया, वैसे ही हमने क्या किया, डिड नॉट का यहाँ पर प्रयोग किया और कंपेयर जो हमारा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। तो हमने आपको बताया कि जब जब आप डिड का प्रयोग करेंगे, किसी कारणवश अगर डिड का प्रयोग करते हैं
तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। और जैसे ही डिड का प्रयोग हटता है या नहीं होता किसी कारणवश, मान लीजिए नेवर वाला कोई वाक्य आ गया, तो वहां पर डिड का प्रयोग होता नहीं, ठीक है, कभी नहीं के लिए नेवर का आप डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते नहीं, तो उस केस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है, या नोट करके ऐसे लिख लीजिए। उसके लिए भी कुछ उदाहरण अभी जब मिसलेनियस एग्जाम्पल लेंगे तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो जो ये केस थर्ड है ना, इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये वाला वाक्य है। ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए और इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम कुछ उदाहरण यहाँ पर करते हैं। चलिए मिटा दूं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में जितने भी तरह के वाक्य बनते जाएंगे उसको आप यहाँ पर ट्रांसलेट करते जाएंगे। ये सब मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको ज्ञान लिखने में भी आसानी हो, आपको पढ़ने में भी। चलिए कुछ वाक्य लेते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव के प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जरूरी है। तो एक वाक्य हो सकता है दोस्तों, क्या क्या शिकारी ने जाल नहीं बिछाया। ये देखिए दोस्तों, ये केस फर्स्ट लग रहा है इंट्रोगेटिव निगेटिव का, और इसमें आप देख रहे हैं, देखिए नहीं शब्द आ रहा है यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शिकारी जाल बिछाने काम करता है, तो ये शिकारी है। जाल बिछाना, तो बिछाना वर्ब है, ठीक है, जाल ट्रैप आप जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डिड, यहाँ क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, डिड हंटर नॉट सेट अ ट्रैप। बिछाने को कहते हैं सेट करना, ठीक है, सेट करना, ट्रैप यानी जाल, तो ट्रैप को सेट करना यानी जाल को बिछाना। डिड हंटर, यानी देखिए डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर ये वर्ब आपने लिखा है वर्ब, ये सेट करना क्या है, वर्ब है, और वर्ब का आपने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। और क्यों किया है आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि डिड का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कीजिए। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। तो क्या शिकारी ने जाल नहीं बिछा, ये हो गया डिड हंटर नॉट सेट अ ट्रैप। और हो सकता है क्या राम ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। ये दोस्तों वाक्य, अब इसको देखिए, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। देखिए नहीं शब्द आ रहा है और इंट्रोगेटिव भी है, इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और चूंकि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है यानी डिड से प्रारंभ होगा ये वाक्य, ठीक है। तो केस फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिड राम नॉट कंप्लीट अपना गृह कार्य, हिज होमवर्क। HW आप लिख लीजिए शॉर्टकट में, ज्यादा लंबा लिखना नहीं। डिड राम नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, बस क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दीजिए। ये दोस्तों आपका, ये कुछ और उदाहरण लेते हैं इसी से संबंधित, आप इसको नोट करते चलिए जल्दी जल्दी। तो एक वाक्य हो सकता है दोस्तों कि क्या किसानों के ऊपर कोई वाक्य ले लें। चलिए एक वाक्य अच्छा सा लेते हैं।
देखिए, क्या किसानों ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया? वाक्य थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इस सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नेचर को समझिए, किस टेंस का है, कैसा वाक्य है, और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। उसके बाद बहुत आसानी से इसको आप ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो देखिए, क्या किसानों ने, तो यहाँ पर देखिए, किसानों ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया। तो क्या नहीं किया? आंदोलन। तो आंदोलन करना जो है ये क्या हो गया? ये क्या है? वर्ब है, वर्ब है, ठीक है। क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी नहीं है। और आंदोलन कर कौन रहा है? किसान कर रहे हैं। तो ये फार्मर जो है हमारे है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध, ठीक है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये है क्या? ऑब्जेक्ट का पार्ट, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लिखते हैं। अगर ये पार्ट ना भी होता, क्या किसानों ने आंदोलन नहीं किया, ठीक है, तो इसका भी अनुवाद आप आसानी से कर लेते। क्या किसानों ने आंदोलन नहीं किया? डिड फार्मर्स नॉट एजिटेट, ठीक है। अब देखिए इसका अनुवाद लिखिए आप। अनुवाद क्या हो जाएगा? डिड फार्मर, डिड फार्मर्स, आपने क्या लिखा? डिड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लिखेंगे यहाँ पर, नॉट। डिड फार्मर नॉट एजिटेट, ये ट्रांसलेशन हो गया आपके उसका, ठीक है। जो आपको समझना था मेन कंसेप्ट यही है। अब ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, डिड फार्मर नॉट एजिटेट अगेंस्ट, अगेंस्ट द, किसके विरुद्ध? पॉलिसीज के विरुद्ध, नीतियों के विरुद्ध, ठीक है। पॉलिसीज, किसकी पॉलिसीज हैं? ऑफ द गवर्नमेंट। बस, तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। देखिए, ये आपका है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये है वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आपने प्रयोग किया? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का पार्ट लिखा है अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें, फिर एक नया वाक्य लेते हैं। एक और वाक्य आंदोलन से संबंधित लिखिए। आप लिखिए, क्या आंदोलनकारियों ने डीएम को ज्ञापन नहीं सौंपा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, क्या आंदोलनकारियों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी, हिंदी में जिलाधिकारी आप लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य लंबा जाएगा, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा खींचने का। आपका मेन उद्देश्य यही है कि आप ट्रांसलेशन के नियम सीखें, वर्ब सीखें, नए नए शब्द सीखें।
क्या आंदोलनकारियों ने डीएम को ज्ञापन नहीं सौंपा? यहाँ लिख दे रहा हूं, सौंपा। अब देखिए, पहले बात तो आप सब्जेक्ट और वर्ब को पहचान लीजिए। वैसे तो ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, तो इसलिए सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए सब्जेक्ट कौन है, पहले आप कार्य देखिए, कार्य क्या हो रहा है, सौंपने का कार्य हो रहा है, तो वर्ब क्या है, सौंपना। ये देखिए ये क्या है, वर्ब है, ये आपका वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, कौन ये काम कर रहा है, क्या आंदोलनकारियों ने डीएम को ज्ञापन नहीं सौंपा, तो डीएम सब्जेक्ट है या आंदोलनकारियों सब्जेक्ट है। तो देखिए ये सौंपने का काम तो आंदोलनकारी कर रहे हैं, आंदोलनकारी कर रहे हैं, तो ये क्या है, यही सब्जेक्ट है, यही है सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, ठीक है। क्या चीज मतलब कि सौंप रहे हैं, तो ये जो है और किसको सौंप रहे हैं, ये चीज जो है ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का दोस्तों, ठीक है। आप बार बार इसे से घेरेंगे नहीं अपनी कॉपी में, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं। तो अब इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए लिखिए डिड एजिटेटर्स नॉट सबमिट देखिए सौंपने की अंग्रेजी होती है जमा करना, ठीक है, या सौंपना, या तो इसको अंग्रेजी में सबमिट करना। डिड एजिटेटर नॉट सबमिट द मेमोरेंडम, ज्ञापन को अंग्रेजी में कहते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडम टू द डीएम क्वेश्चन मार्क। तो ये है दोस्तों इसका ट्रांसलेशन, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछिए जरूर। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कीजिए। यहाँ पर एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डिड के बाद आपने लिखा सब्जेक्ट एजिटेटर्स यानी आंदोलनकारी, ठीक है, यही सब्जेक्ट है। नॉट सबमिट, सबमिट करना यानी जमा करना या सौंपना। मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन, टू द डीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और वाक्य लेते हैं, और क्या वाक्य हो सकते हैं। तो अभी तो हमने जो है इसके वो वाक्य ले रहे थे जिसमें जो है क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहे थे, आपने अभी भी देखा। कुछ ऐसे वाक्य ले लें जिसमें जो प्रश्न सूचक शब्द हैं वाक्य के बीच में आ रहे हों, जैसे कि कह सकते हैं कि उसने तुम्हें किताब